दोस्तों नमस्कार। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वादियां हैं, घाटियां हैं कश्मीर में। और जब उस पे खून के धब्बे लगते हैं तो कितना बुरा लगता है। आज हकीकत यही है दोस्तों, जिस तरह से कल पहलगाम के अंदर नरसंहार हुआ, बहुत ही दर्दनाक था। उन सभी परिवारों को हमारी तरफ से संवेदना है। मेरा नाता पहलगाम से उस समय से है जब वहां पे जो बेताब की शूटिंग हो रही थी। सनी देओल साहब की शायद पहली फिल्म थी वो। मैं स्कूल की तरफ से वहां ट्रैकिंग करने गया था, पहलगाम से चंदनवाड़ी। वहां पे जो गेस्ट हाउस था, हम वहां ठहरे थे। और जहां पे ये हत्याकांड हुआ है, वहां से करीब वो 1-1.5 किलोमीटर पैदल का रास्ता था। हम लोग नदी पार करके और वहां बाजार के बीच में से होते हुए ऊपर पहाड़ी पे जाते थे, जहां पे जंगल हुआ करते। बहुत ही खूबसूरत नजारा। छोटा सा बाजार, एकदम सुनसान सी जगह, एकदम नेचुरल ब्यूटी। अमेजिंग जगह थी, जिसे कहते हैं प्रकृति ने अगर कहीं स्वर्ग बनाया था तो वास्तव में कश्मीर में कई ऐसे स्पॉट हैं। अगर आप वहां चले जाएंगे तो आपको स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा मजा आएगा। मैं स्विट्जरलैंड भी कई बार गया, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी कश्मीर की है वो आपको कहीं नहीं मिलती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के साथ एक याद मेरी और जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं 22 अप्रैल 2025 की, जहां नरसंहार हुआ। ये न्यूज आइटम मैं आपके सामने रख रहा हूं 21 अप्रैल 2018 का। यही करीब 8 साल पहले हम वहां पे थे। और किस लिए थे, मैं आपको बताता हूं। कि हमने एक एक्सपर्ट कमेटी भारत सरकार और राज्य सरकार ने बनाई थी, जिसका मैं मेंबर था। और मेरा ये काम था कि वहां पे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट कैसे हो, इसके ऊपर कोई एक्शन प्लान बनाया जाए। Vijay Sardana appraised the minister on various inputs received by the committee in its various interaction with the stakeholders across the state. हम पूरे राज्य में, इंक्लूडिंग जो जो क्षेत्रों में एप्पल प्रोडक्शन होता था, वहां के लोगों से मिले। अलग अलग जगह गए। आप देखेंगे कि वहां के अधिकारी और जो वहां के एक्सपर्ट्स थे, जो व्यापारी वर्ग था, ब्यूरोक्रेट्स थे, डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग थे, उनके साथ हम लोग मिले। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिसी मेकर्स के साथ मिले। और फिर मंत्री जी को हमने, बुखारी साहब को हमने पूरा अपडेट दिया, ये कह के कि स्टेट में बहुत पोटेंशियल है, हमें थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज को सुधारना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना होगा, और कश्मीर एक बहुत अच्छा हॉर्टिकल्चर बेस्ड देश के लिए बन सकता है। जिसको अप्रिशिएट किया गया और भारत सरकार ने उसके बाद काफी कार्रवाइयां करी, क्योंकि सबसे बड़ी अगर क्रॉप वहां है तो वो एप्पल है। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो कार्रवाई हुई, हमने देखा 370 हटने के बाद जिस तरह से जीडीपी में ग्रोथ आया। ये 2 साल अगर आप छोड़ दें कोविड के, क्योंकि टूरिज्म मूवमेंट नहीं था, मैं उस समय भी वहां गया था किसी और प्रोजेक्ट के सिलसिले में। लेकिन ओवरऑल अगर हम वहां देखें तो स्थिति ये थी कि डेवलपमेंट काफी अच्छा था। शायद यही कारण था जिसके कारण पाकिस्तान चिढ़ रहा है और वो नहीं चाहता कि कश्मीर में शांति हो। इकोनॉमी अगर हम देखें तो 22 देश में करीब 16-17% ग्रो करी। फोरकास्ट है करीब 7% और ग्रो करने का। इसी तरह से जहां इन्वेस्टमेंट्स आया, काफी कमिटमेंट्स हुए। 10,000 करोड़ के आसपास का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आ गया है। और करीब 65,000 जॉब क्रिएट हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। आज अगर जाएं आप कश्मीर तो बहुत ही क्राउडेड लगता है। एक समय था जब वहां पे बहुत कम लोग जाते थे, कारें नहीं होती थी, लोग अलग अलग साधन से जाते थे। लेकिन अब इतनी प्रॉब्लम है कि पार्किंग की भी जगह नहीं मिल पाती है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6% कम हो गया है। करीब 1.25 लाख लोगों के आसपास उनको काम मिल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत सरकार की तरफ से काफी इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है। आपने हाईवेज, टनल्स की बात करी होगी। इवन जो एनर्जी सप्लाई है उस पर काम हो रहा है। गवर्नेंस को लेके अगर हम देखें, लोगों का भरोसा, करीब 63% इलेक्शन टर्नआउट है, जो बाकी राज्यों से, भारत के अन्य राज्यों से भी कभी कभी लगता है ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरह से मेन लाइन में है। और सिक्योरिटी, टेररिस्ट एक्टिविटीज काफी हद तक डिक्लाइन हो गई हैं। और इन सब के कारण ये टेररिज्म एक्टिविटीज कम हुई हैं। शायद यही चीज पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही है कि यहाँ खुशहाली कैसे आ सकती है। हम तो चाहते थे कि कश्मीर डिस्टर्ब्ड एरिया रहे, भारत सरकार परेशान रहे और पाकिस्तान को हमेशा मन मुरार करे कि आप आइए हमसे बात करें। भारत सरकार ने जब से पाकिस्तान को इग्नोर किया और डेवलपमेंट पे फोकस किया है, पाकिस्तान परेशान है। और जहां तक बात है एग्रीकल्चर, वापस एप्पल
जैसा मैंने आपसे कहा कि पॉलिसी डिसीजंस और क्लाइमेट फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमें एप्पल फोकस या जो वहाँ की पॉलिसीज है उन पे काम करने की जरूरत है। ये सब जब डेवलपमेंट हो रहा है तो पाकिस्तान क्यों परेशान? अब सवाल इस बात का है कि जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो तभी होती हैं जब लोग परेशान होते हैं। जब लोग काम धंधे में लग जाते हैं, मीनिंगफुली एंगेज होते हैं, तो आपको पत्थर फेंकने वाले लोग नहीं मिलेंगे। कोई नहीं चाहता कि अपने परिवार को रिस्क में डाले और पत्थर फेंके। पत्थर इसलिए फेंके जाते थे, बेरोजगारी थी, काम नहीं था। 300 रुपए पत्थर फेंकने के दिए जाते थे। यही काम हुर्रियत का था और अब तो जग जाहिर बात है, कोई नई बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान जो आग से खेल रहा है, क्या वो इसको झेल पाएगा? एक बात तो तय है कि पहलगाम पे जो नरसंहार हुआ, भारत सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस इसका हिसाब किताब तो करेंगे। जो भी इन्वॉल्व है, कहीं पे भी है, हिसाब किताब तो किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक कीमत पाकिस्तान पे ऐसी डालनी चाहिए कि वहां पे एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है। पाकिस्तान का जो बजट है टोटल, अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें करीब 52% तो सिर्फ ब्याज देने में निकल जाता है। तो पाकिस्तान का जो टोटल बजट है वो ब्याज में जा रहा है। उसके बाद जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो फौज का है, करीब 11% के आसपास। फिर बाकी जो है ग्रांट्स एंड ट्रांसफर, क्योंकि जो ग्रांट्स दी जाती है स्टेट्स को, वो करीब 9-10%, क्योंकि वहां पे कोई और इंडस्ट्री तो है नहीं, लोकल रेवेन्यू तो है नहीं। सब्सिडीज वहां पे 7%। फिर आप देखते हैं गवर्नमेंट एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, वो करीब 6%। पेंशन करीब 5%। तो कुल मिला के जो पैसा बचा, जिसको आप कह सकते हैं डेवलपमेंट स्पेंडिंग एंड नेट लैंडिंग, वो तो सिर्फ बचा पाकिस्तान का मात्र 9%। अगर भारत सरकार ने पाकिस्तान की सीमाओं पर दबाव बढ़ाया तो क्या होगा? यहां खर्चा बढ़े। जैसे यहां खर्चा बढ़ेगा तो बाकी जगह के खर्चे आपको शिफ्ट करने पड़ते हैं, पाकिस्तान कोलैप्स हो जाएगा। और पाकिस्तान का जीडीपी कितना है? 375 बिलियन डॉलर। भारत दो कंपनियां, रिलायंस और टीसीएस का अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन जोड़ देते हैं तो वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि 400 सवा 400 दो कंपनियां मिला के हैं हिंदुस्तान में, और यहां पूरा पाकिस्तान 375 बिलियन डॉलर का है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? मुझे लगता है भारत सरकार निश्चित रूप से जानती है कैसे हैंडल करना है, लेकिन मुझे लगता है कि जो रणनीति अमेरिका ने रशिया को तोड़ने के लिए अपनाई थी, कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी सोचना होगा। और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर, ये आप कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के टुकड़े हो गए तो कई टुकड़ों को संभालना मुश्किल होगा। मुझे लगता है उसमें से कुछ एक टुकड़े ऐसे होंगे जो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहेंगे। ऐसा है कि आज जो पाकिस्तान एक बड़ा देश है, चाहे वो हम आजाद कश्मीर पाकिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, कुल मिला के जो इस समय पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम है और जो डिफेंस स्टैब्लिशमेंट है, वो जो पाकिस्तान का पंजाब हिस्सा है उसका डोमिनेंस है। जो हमारे पंजाब से कट के गया था वही एक समृद्ध एरिया है। बाकी जगह पाकिस्तान में हालत खराब है। इसीलिए मुझे लगता है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर अगर पाकिस्तान का और बढ़ा दिया जाए तो अपने आप वहां पे क्राइसिस खड़े हो जाए। और उसका तरीका यह है कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर अगर भारत दबाव बढ़ा देता है तो पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो भारत से आगे आके दोस्ती करना चाहते हैं। ये बात अलग है कि हम उसको ऑक्यूपाई करें या ना करें, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये बात अलग है कि चीन कहेगा वहां से हमारी सड़कें निकलती हैं, तो लेकिन अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस एरिया पे भी फोकस दिया जा सकता है। बलूचिस्तान अपने आप में एक हॉटस्पॉट है। और सबसे बड़ी जो लायबिलिटी पाकिस्तान की बन गई है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कहीं नहीं जा रहा है, किसी काम का नहीं है। करीब 80 बिलियन डॉलर का खर्चा है और वो अपना ब्याज भी नहीं निकाल पा रहा है। अगर भारत सरकार थोड़ा और दबाव डाले तो ये लायबिलिटी पाकिस्तान पे और बढ़ जाएगी और मुश्किलें उनकी खड़ी हो जाएंगी। और फिर डिप्लोमेटिक कॉस्ट अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अलग थलग जिस तरह से इजराइल ने, अमेरिका ने, बाकी देशों ने भारत का समर्थन किया है और इस अटैक को कंडेम किया है,
ये भारत की एक कूटनीतिक सफलता है। सिर्फ 2 देश हैं जो अभी भी परेशान हैं। एक है पाकिस्तान और उनका दोस्त है टर्की। मिडल ईस्ट कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा भारत को इग्नोर करके। लेकिन टर्की, मलेशिया जैसे कुछ देश हैं जो अभी भी सोच रहे हैं। मुझे लगता है मलेशिया भी सुधर जाएगा क्योंकि उनको व्यापार में इंटरेस्ट है। टर्की और पाकिस्तान 2 ही शायद ऐसे देश बचेंगे जो भारत को मैनेज करने पड़ेंगे, और खासकर टर्की को। और फिर चाइना, जब चाइना भारत से चाहता है कि हम व्यापारिक संबंध बढ़ाएं, ट्रंप साहब से वो परेशान है, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में बाजार को छोड़ के क्या चाइना पाकिस्तान का साथ देगा? क्योंकि चाइना को भी समझ में आएगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर स्टेक पे है और पाकिस्तान में सिर्फ उनके खर्चे हो रहे हैं, वहां से कमाई कुछ नहीं हो रही, क्योंकि उनके पास है ही नहीं देने को। स्थिति यह है दोस्तों कि जो पहलगाम का घटनाक्रम हुआ है, ये निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक है, और मुझे लगता है कि मोदी साहब और उनकी सरकार इसका जरूर सही जवाब देंगे। कैसे देंगे वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की जो अटैक होते हैं उनके ऊपर जो कॉस्ट होती है वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वहां पे जो स्टैब्लिशमेंट में लोग बैठे हैं वो इस हद तक परेशान हो जाए कि वहां की जनता ही उनके खिलाफ खड़ी हो जाए। तब तो देखिए असर होगा। अगर हम सिर्फ स्टैब्लिशमेंट को करेंगे और वहां की जनता को हम नहीं बताएंगे कि आपकी समस्याएं आपके जो लीडर्स हैं और आपके जो आर्मी जनरल्स हैं उनके कारण है, और जब तक जनता में असंतोष नहीं होगा तब तक मुझे लगता है पाकिस्तान काबू में नहीं आएगा। अब ये रणनीति कैसे होगी, क्या होगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जवाब जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों आपके भी कुछ विचार होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस तरह से पाकिस्तान और उनके साथियों को ठिकाने लगाया जाए ताकि इस तरह की घटनाएं और ना हो। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।